Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET 10 mains preparation. So today is our part 9 of NCLEX based MCQ practice series. So start करते हैं with the question, जिसमें आज जो हमारा क्वेश्चन है that is based like थोड़ा सा मिक्स है with anatomy भी मैंने उसमें इंक्लूड करा है, क्योंकि anatomy भी is also important, क्योंकि कुछ आते हैं एक दो MCQ anatomy से रिलेटेड भी आ जाता है. सो हमने बेसिकली GIT की anatomy भी थोड़ी सी ऐड की है, लाइक द आर्टरी, ब्लड सप्लाई वगैरह, है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा क्या है, दैट इज नर्स सोफी इज रिव्यूइंग द एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम विद अ स्टूडेंट नर्स. शी डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर दैट बिगिंस एट द डेंटेट लाइन, measures 3 to 4 centimeter in length, is supported by the anal sphincter and is lined with sensitive squamous epithelium. What structure is she referring to? So उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि वो स्ट्रक्चर जो है, जो उन्होंने पूछा है, वो डेंटेट लाइन से बिगिन होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द एनल स्फिंक्टर एंड इट इज लाइंड बाय द सेंसिटिव स्क्वेमस एपिथेलियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अगर हम जीआईटी को देखें, सो जीआईटी में हमारा ये एनएस है ना, ये रेक्टम है. सो यहाँ पे आपने अगर इसको एनाटॉमी बहुत अंदर जाएंगे ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, है ना. जो ये हमारा जो डेंटेट लाइन है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज पैक्टिनेट लाइन, पैक्टिनेट लाइन. एंड ये क्या करता है, ये हमारे जीआईटी को ना सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर देता है. सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है. सुपीरियर वाला जो पार्ट है ना, दैट इज लाइंड बाय द कोलुमनार एपिथेलियम. कोलुमनार एपिथेलियम बहुत सिंपल है, बहुत आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. कोलुमनार एपिथेलियम से लाइंड होता है, एंड बिकॉज ऑफ कि ये कोलुमनार एपिथेलियम से लाइंड होता है, तो इनसेंसिटिव टू पेन होता है. इनसेंसिटिव टू पेन, प्रेशर आपको पता नहीं चलेगा. एंड इंफीरियर जो है ना, इसके इंफीरियर किससे लाइंड होता है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, सेंसिटिव स्क्वेमस एपिथेलियम. सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये लाइंड होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, ये क्या होता है, इट इज सेंसिटिव टू पेन, प्रेशर, टच, उसके सेंसिटिव होता है. ठीक है ना. सो ये तो बात उन्होंने बोल दिया कि इंफीरियर मेजेंट्रिक्स है, तो ये हमारा एनएस वाला पार्ट हो गया. ठीक है ना. अब उन्होंने क्या बोला है कि इट मेजर्स 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज सपोर्टेड बाय द एनल स्फिंक्टर. सो जो हमारा एनल कनाल है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर का होता है. एंड इसमें क्या होता है, एक हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, एक हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है. जो इंटरनल होता है ना, वो इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, एंड जो कि बेसिकली क्या करता है, फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता है. फीकल कॉन्टिनेंस, है ना, फीकस जब हमारा कब हमें फीकस को एक्सपेल करना है, कब नहीं करना, सो दैट इज द एक्सटर्नल वॉलंटरी जो हमारा स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करता है. तो उन्होंने बोला कि व्हाट स्ट्रक्चर इज सी रेफरिंग टू. अगर हम कोलोन की बात करें, सो कोलोन बेसिकली हमारा लाइक लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया. सो ये हमारा, इन्होंने क्या बोला कि 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, जो कि बिल्कुल आप आईज क्लोज करके भी बता सकते हो कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है. एंड सेकेंडली ये हमारा कोलुमनार एपिथेलियम से लाइंड होता है, सो ये भी गलत हो गया. ठीक है ना. एंड दैट बिगिंस एट द डेंटेट लाइन, तो ये तो बहुत ऊपर होता है, वो बिगिंस वहां से बिगिंस नहीं होता है, सो ये हमारा गलत हो गया. कमिंग टू एनल स्फिंक्टर कनाल. सो एनल स्फिंक्टर कनाल इज लाइक कि कौन सा, इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल. सो इसमें ये डायरेक्टली उन्होंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि एनल स्फिंक्टर जो है वो दो होते, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है और इंटरनल स्फिंक्टर होता है ऑफ द एनल कनाल. ठीक है ना. सी उन्होंने बोला रेक्टम. सो रेक्टम बेसिकली कहाँ होता है, इट इज लाइक अबव द पैक्टिनेट लाइन होता है, एंड ये 3 to 4 सेंटीमीटर का नहीं होता, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ में होता है. एंड इट इज ऑल्सो लाइन बाय द कोलुमनार एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन नहीं होता है, सो ये भी हमारा रॉन्ग होगा. कमिंग टू द एनल कनाल, जो कि जस्ट कहाँ से बिगिन होता है, पैक्टिनेट लाइन से बिगिन होती है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है ना. एंड ये इसमें हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेंसिटिव टू टच, पेन, प्रेशर से सेंसिटिव होता है. ठीक है ना. सो ये क्या है, दैट इज द एनल कनाल इज द राइट आंसर.
ठीक है। तो एनल कैनाल इसका होगा। सो इस तरीके का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट बहुत अच्छा सा एनाटॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू था, जो कि यू शुड नो, ठीक है ना। ऑल्सो यू शुड नो दिस डायग्राम, आपके माइंड में होना चाहिए कि लाइक असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, है ना, देन डिसेंडिंग हो गया हमारा, देन हमारा सिग्मोइड कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, देन हमारा एनएस हो गया। सो ये आपको पूरा जो कंटिन्यूटी है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, नर्स जेमी इज टीचिंग अ ग्रुप of nursing student about the anatomy of the gastrointestinal tract while discussing the portion that extends from the rectosigmoid junction of the anal canal, from the rectosigmoid junction to the anal canal. She highlights that this section is lined with insensitive columnar epithelium. What structure इज शी डिस्क्राइबिंग? ए द एनल कनाल। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एनल कनाल है अभी हमने पढ़ा वो कैसे होता है, वो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होता है। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इंसेंसिटिव कोलुमनार एपिथेलियम है। एंड सेकंड उन्होंने क्या बोला कि वो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन से एनल कनाल तक है। सो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, ये हमारा सिग्मोइड कोलोन है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन होगा टू एनल कनाल, तो उन्होंने इस पार्ट की बात करी है। एंड ये पार्ट हमारा क्या है? रेक्टम है। उसके बाद हमारा एनल कनाल स्टार्ट होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी कोलोन बिल्कुल गलत। यस इट इज लाइन बाय इंसेंसिटिव कोलुमनार एपिथेलियम, बट इन्होंने क्या बोला? फ्रॉम रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन टू एनल कनाल, जो कि बिल्कुल गलत है। सी रेक्टम, यस रेक्टम इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा सिग्मोइड कोलोन है। एंड सिग्मोइड कोलोन से कहां? एनल कनाल तक। एंड ये वाला पार्ट कौन सा है? रेक्टम है। सो ये इट इज करेक्ट। द लार्ज बॉवल, ये भी क्या हमारा है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये कंटिन्यूटी आपको पता होता है तो आप इजिली इसको करेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको ये कंटिन्यूटी पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, नर्स एमिली इज असेसिंग अ पेशेंट who may have appendicitis, okay. She review the typical sign and symptoms to confirm the diagnosis. Which of the following is a common indicator of appendicitis? So appendicitis क्या है? That is the inflammation of the appendix, lymphatic organs, है ना। So इसमें क्या बोला उन्होंने कि which is the typical sign, very important. So अगर हम appendicitis की अगर हम symptoms की बात करें, वो भी typical symptom, तो सबसे पहले इसका जो क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, अपेंडिसाइटिस का क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होगा? जो पेन है वो कैसे बिगिन होगा? जनरलाइज्ड होगा, या यू कैन से दैट जनरलाइज्ड और पेरी अम्बिलिकल पेन होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगा स्टार्टिंग में। सो द पेन बिगिन विथ लाइक जनरलाइज्ड और पेरी अम्बिलिकल पेन होगा, पेरी अम्बिलिकल एब्डोमिनल पेन होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी विसरल जो मसल्स है ना वो इन्वॉल्व है, तो बिकॉज ऑफ द विसरल मसल इन्वॉल्व जो पेन होगा वो डल होगा, पुअरली लोकलाइज्ड होगा, जनरलाइज्ड होगा अराउंड द पेरी अम्बिलिकल एरिया में। एंड देन धीरे धीरे वो जो अपेंडिक्स है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, है ना, बड़ा होता जाएगा, इन्फ्लेमेशन और ज्यादा होता रहेगा, तो क्या होगा? वो पेरिटोनियल कैविटी को भी इन्वॉल्व करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पेन फिर क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा, पेन शार्प हो जाएगा। एंड कहाँ पे हो जाएगा? इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में, है ना। सो देन लेटर जो पेन है वो कहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा? लेटर पेन लोकलाइज टू राइट लोअर क्वाड्रेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एट मैकबर्नीज पॉइंट। सो स्टार्टिंग में पेन इज जनरलाइज्ड और लाइक पेरी अम्बिलिकल एब्डोमिनल पेन होगा, दैट इज डल होगा, है ना, जनरलाइज होगा। एंड देन धीरे धीरे जो पेन है वो शार्प हो जाएगा एंड इट इज लोकलाइज टुवर्ड्स द राइट लोअर क्वाड्रेंट एट द मैकबर्नीज पॉइंट में, ठीक है ना। एंड उसके बाद धीरे धीरे लाइक फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि टिपिकल साइन कौन सा होगा? ए जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन दैट लोकलाइज to the right lower quadrant, yes. B है sharp epigastric pain relieving by eating, so it basically indicate like gastric ulcer, है ना, gastric disease, peptic ulcer disease हो गया, gastric gastritis हो गया, तो वो basically indicate कर रहा है, ये हमारा गलत हो गया। C है severe left upper quadrant pain radiating to the shoulder, so left upper quadrant बोला, so it is basically like splenic pain से related हो सकता है ना, splenic hemorrhage हो गया, splenomegaly हो गया, so वो spleen से related ये pain है, ये भी गलत हो गया। D है dull pain in the suprapubic area with frequent urination, so it is basically indicated with like UTI, है ना, मतलब ब्लैडर में प्रॉब्लम है, so ब्लैडर में प्रॉब्लम है, so because of that suprapubic area में पेन है एंड with frequent urination आ रहा है, so it
like it mostly indicate UTI, urinary tract infections. So इसका typical sign and symptoms to confirm the diagnosis is the generalized abdominal pain that localized to the right lower quadrant at McBurney's point. So A is the correct answer. ठीक है ना? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा पेशेंट को फीवर होता है, रिबाउंड टेंडरनेस भी होता है. जब आप प्रेशर लगाओगे उस एरिया में ना, पेशेंट को बहुत तेज वाला पेन फील होता है. ठीक है ना? एंड ऑल्सो द पेन वर्सनिंग विथ मूवमेंट, कफ, है ना, विथ एक्टिविटीज. जो पेन है वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाता है. सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. ठीक है ना? सो ये हमारा अपेंडिसाइटिस हो गया. ठीक है ना? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. बेसिकली फिकेलिक मैटर जो है उसमें फिल हो जाता है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज. फिकेलिक मैटर का क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाना इन द अपेंडिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स क्लारा इज रिव्यूइंग वस्कुलर फिजियोलॉजी with a patient, vascular physiology with a patient recovering from gastrointestinal surgery. She explained how blood from the intestine reaches the liver for processing. Very important. Which vein is responsible for transporting the venous blood from the intestine to the liver? That is very important. आपको पता है जितना भी हमारा GIT से जो भी हमारा जो ब्लड है, GIT से जो भी ब्लड है वो डायरेक्टली हमारा वेन से डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता है. उससे पहले वो कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि हमने जो भी खाया वाया है ना, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होंगे, डायरेक्टली हार्ट लंग्स में जाएगा, डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो बहुत ज्यादा लाइक हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं ना. तो सबसे पहले लीवर यहाँ पे गार्ड की तरह बैठा रहेगा. एंड जो भी हमने GIT सिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी निकला, वो न्यूट्रिएंट्स सारा कहाँ जाएगा, थ्रू अ वेन्स कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा. एंड लिवर क्या करेगा, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, मेटाबोलाइज करेगा. एंड देन उसको डिटॉक्सिफाई मेटाबोलाइज करने के बाद वो सारे ब्लड्स को कहाँ भेजेगा, वो सारे ब्लड्स को हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजेगा थ्रू इंफीरियर वेना कवा एंड प्लस हिपैटिक वेन. थ्रू इंफीरियर वेना कवा एंड हिपैटिक वेन ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. बट बिफोर दैट जितना भी GIT से जो ब्लड है वो पहले कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा. एंड वो किस वेन के थ्रू जाएगा, दैट इज द पोर्टल वेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लिवर में जाएगा. तो उन्होंने क्या बोला, यही पूछा है कि विच वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वीनस ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर. पोर्टल वेन, द इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, गलत, द इलियक वेन्स, द मिडल कोलिक वेन. सो देखो यहाँ पे ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है, मिडल कोलिक वेन है, इलियक वेन है. सो इलियक वेन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इलियक वेन कहाँ से ब्लड लेके आएगा, फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज, फ्रॉम द पेल्विक से हमारा ब्लड लेके आएगा टू द इंफीरियर वेना कवा. तो ये तो गलत हो गया. अगर हम पोर्टल वेन की बात करेंगे, पोर्टल वेन कैसे फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो ये हमारा पोर्टल वेन हुआ जो कि लीवर में जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ से एक वेन्स आती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनिक वेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. सो स्प्लीनिक वेन होती है. ठीक है ना. स्प्लीनिक वेन स्प्लीन से आती है. यहाँ से स्प्लीन से आता है स्प्लीनिक वेन. एंड यहाँ से हमारी आती है एक और वेन. एंड ये दोनों मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है. क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है. सो यहाँ से हमारा आता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन. सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन. एंड यहाँ पर भी हमारा एक और वेन होता है, दैट इज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होता है. इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है ना. आपको मैं प्रॉपरली डायग्राम बनाती हूँ. सो ये हमारा पोर्टल वेन है. ये हमारा कहाँ पे गया, लीवर के पास गया. यहाँ से हमारा स्प्लीनिक वेन आया, स्प्लीन के थ्रू स्प्लीनिक वेन आया. ठीक है. एंड यहाँ पे हमारा कौन सा वेन आया, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन आया. एंड जो कि किस में हो गया, पोर्टल वेन में ओपन हो गया. सो पोर्टल वेन किस कैसे बनता है, विद द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन प्लस सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, है ना. इनके यूनियन से हमारा कौन सा बनता है, हमारा पोर्टल वेन बनता है. देन पोर्टल वेन कहाँ ड्रेन हो जाता है, हमारा लीवर में हो जाता है. यहाँ पे एक और वेन यहाँ पे ओपन होती है, दैट इज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, है ना. इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन. सो जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड जो आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड जाएगा वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाएगा. एंड वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. एंड जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो कहाँ होगा, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में आएगी. एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन भी इनडायरेक्टली किस में ओपन हो रही है, पोर्टल वेन में हो रही है. बट डायरेक्टली वो कहाँ हो रही है, स्प्लीनिक वेन में हो रही है. सो इनडायरेक्टली वे में ये पोर्टल वेन में ही ओपन हो रही है, बट इनडायरेक्टली सबसे पहले वो डायरेक्ट वो किस में ओपन हो रही है, स्प्लीनिक वेन में. सो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन हमारा स्प्लीनिक वेन में ओपन हो रही है. एंड देन स्प्लीनिक वेन डायरेक्टली एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन डायरेक्टली कहाँ पे ओपन हो रही है, पोर्टल वेन में हो रही है. सो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है.
ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसका आंसर हमारा ए था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स लीजा इज डिस्कसिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ पेन resembling appendicitis. Pain resembling appendicitis. She asked which other condition could mimic the pain of appendicitis. What is the correct answer? That is very very important, है ना। So इसमें से और कौन कौन सा कंडीशन है जो appendicitis जैसा पेन रिजेंबल करता है? That the pain क्या था? That is the generalized periumbilical pain था, and then वो पेन धीरे धीरे कहाँ पे रेडिएट हो रहा था? राइट अपर क्वाड्रेंट में, है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट में वो पेन क्या हो रहा था? प्रोसीड हो रहा था, है ना। सो राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो देखो, गॉल ब्लैडर का बेसिकली जो पेन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। बट अगर वो गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया, जैसे कि कोलिसिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, एंड अगर वो डायफ्राम मसल्स को अगर वो इरिटेट करेगा, तो हो सकता है कि जो पेन है वो फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट से राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी रेडिएट हो सकता है ना। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। बी है इन्फ्लेमेशन ऑफ द राइट कोलोन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द राइट कोलोन, है ना, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी जो बॉवल डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज हो गया, क्रोन्स डिजीज हो गया, अगर बेसिकली अगर आइलियम इन्वॉल्व है ना, आइलियम इन्वॉल्व है, असेंडिंग कोलोन इन्वॉल्व है, तो पेन बेसिकली इन्फ्लेमेशन होगा राइट कोलोन का। पेन बेसिकली कहाँ पे आपको फील होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यस, इट इज आल्सो देयर। सी है अ स्टोन इन द यूरेटर। तो यस, बेसिकली जो यूरेटर का जो स्टोन होता है उसका जो पेन है वो बेसिकली फ्लैंक एरिया में होगा। फ्लैंक से वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रोसीड करता है, एंड लाइक इवन राइट लोअर क्वाड्रेंट से लाइक हमारा ग्रोइन एरिया में भी वो प्रोसीड करता है, ठीक है ना। सो इसका पेन भी हमारा सिमिलर टू डेथ होता है। प्लस इसके साथ साथ फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी इन तीनों कंडीशन में होता है, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, क्योंकि यूरेटर में भी स्टोन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग भी होता है, एंड पेन भी प्रोसीड करता है टुवर्ड्स राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि शी आस्क्ड व्हिच अदर कंडीशन कुड मिमिक द पेन ऑफ एपेंडिसाइटिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो ऑल ऑफ द चॉइस। सारे में जो पेन है वो मिमिक करता है, सब में आगे की तरफ प्रोसीड हो सकता है, तो मिमिक कर सकता है ना। तो इसलिए हम जिस क्लिनिकल फीचर्स पे हम किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर हमने उसका अल्ट्रासाउंड करके प्रॉपरली नहीं देखा तो, ठीक है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स जेमी इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट about the anatomy of appendix. She asked them to identify the primary type of tissue that makes up the appendix. What is the correct answer? Lymphatic tissue, intestinal mucosa, fibrinous tissue, and D is the connective tissue. तो देखो, अगर हम अपेंडिक्स की बात करें, है ना, प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू दैट मेक्स अप द अपेंडिक्स। सो जो हमारा अपेंडिक्स है ना, दैट इज द कंसीडर्ड ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ जो हमारा गट है ना, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम। सो बेसिकली जो हमारा ये अपेंडिक्स है ना, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू से भी बना होता है, प्लस जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से भी बना होता है, प्लस जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है ना, उससे भी बना होता है। सो अपेंडिक्स इज ऑल्सो कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू, है ना, बिकॉज इट इज द लाइक लार्ज पार्ट ऑफ द गट एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक टिश्यू इसके अंदर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, ठीक है ना। सो इम्यून रिस्पॉन्स भी ये करता है ना। सो इट हैज रोल इन द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ इट कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है ना। प्लस ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी कंटेन करता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इन्होंने बोला है कि सी आस्क देम टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू दैट मेक्स अप द अपेंडिक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो मोस्टली जो प्राइमरी टाइप ऑफ जो इसमें टिश्यूज होता है दैट इज द लिम्फेटिक टिश्यूज होती है। लिम्फेटिक टिश्यू होने की वजह से इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली इन द चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करता है ना, ठीक है। एंड अगर वो इसके अंदर जो भी अगर क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अगर वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे होता है, उसके अंदर फिकैलिक मैटर अगर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है ना। बट इट ऑल्सो कंटेन लिम्फेटिक टिश्यूज, जो हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो भी होता है, और हमारा कनेक्टिव टिश्यूज भी होता है। तो प्राइमरी आंसर क्या होगा? लिम्फेटिक टिश्यू। उसके अलावा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा भी होता है। फाइब्रिनस टिश्यू बेसिकली नहीं होता, क्योंकि ये तो वहां पे होता है जहाँ पे स्कार, जहाँ पे हीलिंग होने के बाद स्कार डेवलप होता है ना, तो स्कार टिश्यू में वो फाइब्रिनस टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी होता है, ठीक है ना। बट द प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू दैट मेक्स अप द अपेंडिक्स दैट इज द
लिम्फेटिक टिश्यू, है ना, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू सिस्टम होता है ये लिम्फेटिक टिश्यू। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज द इन्फेक्शन या फिर ब्लॉकेज होना, बेसिकली फिकैलित, है ना, फिकल मैटर अगर उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इन इंस्ट्रक्शन टू अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट अ लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है ना उसका जो कंफर्म जो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट होता है दैट इज की अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को ही रिमूव कर दो, आइदर लेप्रोस्कोपिक या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू, ठीक है ना। सो इसका क्या हुआ, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी हुआ है। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। ए है I will avoid lifting anything heavier than 10 pounds for the next 2 weeks. That is very very important. तो अगर पेशेंट का लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी होती है, सर्जरी होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 1 to 2 वीक तक, जब तक हील जो स्कार वहाँ पे जो स्कार है जो क्या बोलते हैं सूचर्स लगे वो जब तक हील ना हो जाए, आपको 1 to 2 वीक तक आपको जो भी स्ट्रीनस एक्टिविटीज है ना वो अवॉइड करनी है ना। सो इट इज करेक्ट, ये तो सही है। बी है आई कैन शावर टुमारो but should avoid soaking in bathtub until my follow up appointment. It is also correct क्योंकि जब तक सूचर्स वगैरह है तो शावर ले सकते हैं बट आपको बाथटब में एकदम सोक नहीं करना है क्योंकि वो सूचर्स है वहां पे पानी जाएगा, है ना, तो अच्छे से हील नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन के भी चांसेस है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। सी आई कैन रिज्यूम ऑल माई यूजुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सरसाइजिंग विद इन द नेक्स्ट 2 days। ये बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने। D, if I develop a fever or notice redness around the incision, I should call my doctor. That is also very correct क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है ना। एंड ऑल्सो पेशेंट को हमें बताना है कि आपको फीवर, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया ऐसा कुछ सिम्टम्स होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है क्योंकि पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है ना। सो इसमें उन्होंने क्या बोला था, विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, सो सी इज द एक्यूरेट आंसर। क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैं यूजुअल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दूंगा, तो हमें स्ट्रेनस एक्टिविटीज फॉर 1 to 2 वीक तक हमें अवॉइड करना होता है सो दैट प्रॉपरली हीलिंग हो सके स्कार का, है ना। सो सी इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नर्स कार्ला इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट द आर्टीरियल blood supply to the gastrointestinal tract. She asked which part of the GI tract is supplied by the superior mesenteric artery. What is the correct answer? That is very very important questions. Duodenum, small intestine, except the duodenum and the proximal colon, from the mid transverse colon to the rectum and the cecum. तो देखो सबसे पहले हमारा एक तो है superior mesenteric artery। अगर हम ऊपर से बात करते हैं, स्टमक से बात करते हैं ना, स्टमक से बात करते हैं, सो स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया हमारा, ठीक है। क्या बोलते हैं, डुओडेनम हो गया, डुओडेनम हो गया, डुओडेनम हो गया हमारा, लीवर हो गया, ठीक है, पेनक्रियाज हो गया। वो बेसिकली कौन सी आर्टरी से सप्लाई होता है, सीलियक आर्टरी से, सीलियक आर्टरी से, ठीक है। डुओडेनम के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट आता है, जेजुनम इलियम आता है, तो जेजुनम इलियम हो गया, सीकम हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया, और हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन है, टू थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, वो कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोलूं, फिर से बोलती हूँ, जेजुनम इलियम सीकम, जेजुनम इलियम सीकम, असेंडिंग कोलोन प्लस 2/3 of the transverse colon is supplied by the superior mesenteric artery। इन्होंने यही पूछा था कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कौन सप्लाई करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एक्सेप्ट द डुओडेनम। हाँ सही है, डुओडेनम को छोड़ के जेजुनम इलियम सीकम एंड द प्रोक्सिमल कोलोन, दैट इज हमारा प्रोक्सिमल कोलोन में कौन कौन सा आ गया, असेंडिंग कोलोन आ गया और ट्रांसवर्स कोलोन का प्रोक्सिमल पार्ट मतलब कि 2/3। सो यस इट इज करेक्ट है। उसके बाद हमारा ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन प्लस डिसेंडिंग कोलोन हो गया हमारा, है ना, डिसेंडिंग कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। सो लाइक डिस्टल कोलोन, यू कैन से डिस्टल कोलोन प्लस हमारा रेक्टम हो गया, ठीक है ना, रेक्टम हो गया। वो बेसिकली कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुनने वाला सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, डुओडेनम बिल्कुल गलत, डुओडेनम कौन सप्लाई कर रहा है, सीलियक आर्टरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट डुओडेनम एंड द प्रोक्सिमल कोलोन, ये कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी फ्रॉम द मिड
transverse colon to the rectum. It is supplied by the inferior mesenteric artery and the cecum is also supplied by the superior mesenteric artery. तो इन्होंने क्या बोला है कि which part of the GI tract is supplied by the superior mesenteric artery, तो B भी आंसर है और D भी आंसर है, बट B जो है वो लार्जर पार्ट को कंटेन कर रहा है, सारे पार्ट को कंटेन कर रहा है, तो B इज द मोर एक्यूरेट आंसर। आई बात समझ में? तो ये हमारा ब्लड सप्लाई से था। आई होप आपको ब्लड सप्लाई पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स रे इज असेसिंग अ 19-year-old पेशेंट एडमिटेड विथ सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन एंड फीवर 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है ना। आफ्टर अ सडन cessation of pain without intervention, nurse Roy becomes concerned. What might this indicate? सो देखो यहाँ पे क्या था कि पेशेंट को क्या था, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन था, लोअर एब्डोमिनल पेन था और फीवर भी था साथ में। एंड एकदम से क्या होता है कि पेन एकदम से खत्म हो जाता है विदाउट एनी इंटरवेंशन, कोई भी पेन मेडिकेशन नहीं दिया और पेन सेजेशन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो जो नर्स है वो ज्यादा कंसर्न हो जाती है। क्यों कंसर्न हो जाती है? ए, द अपेंडिक्स इज स्टिल डिस्टेंडेड। सो लेट्स सपोज अगर ये अपेंडिक्स की वजह से पेन था, है ना, क्योंकि वो भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, फीवर भी होता है। अगर स्टिल डिस्टेंडेड रहेगा तो पेशेंट को पेन अभी भी फील होगा, ऐसा पेन एकदम से स्टॉप नहीं होगा विदाउट इंटरवेंशन। सो ये हमारा गलत है। बी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस अकर। यस, इट कैन बी देयर, कि हो सकता है कि पेरिटोनाइटिस हो गया होगा, है ना, जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हुआ होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट पेरिटोनाइटिस हुआ होगा, है ना। सो रप्चर होने की वजह से पेशेंट का पेन एकदम खत्म हो गया और पेरिटोनाइटिस भी हो गया है, जो ठीक है, ये हो सकता है। सी, एन इंक्रीज इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल अकर। सो इट इज नॉट रिलेटेड, क्योंकि अपेंडिसाइटिस की वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बेसिकली राइज नहीं होगा, ठीक है। डी है, द अपेंडिक्स में हैव रप्चर एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, अ सडन सजेशन ऑफ पेन विदाउट इंटरवेंशन, इट इंडिकेट कि जो अपेंडिक्स था वो रप्चर हो गया एंड बिकॉज ऑफ द रप्चर जो प्रेशर था वो रिलीव होगा। प्रेशर रिलीव होने की वजह से पेशेंट का जो पेन है वो खत्म हो जाएगा, बट उसके अंदर जो भी म्यूकस था, जो भी इन्फेक्शन था, जो भी मैटर्स था, फिकेलेट मैटर्स था, जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स था उसके अंदर, वो सारा कहाँ रिलीज हो जाएगा? सारा हमारा जो स्टेराइल पेरिटोनियल कैविटी है वहां पे रिलीज होगा। एंड अगर वो वहां पे रिलीज होगा तो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होगा तो पेरिटोनाइटिस होगा एंड जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं, फीवर, हाइपोटेंशन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोटेंशन, शॉक में पेशेंट जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पेशेंट कहाँ जा सकता है? सेप्टिक शॉक में जा सकता है। सो दैट्स व्हाई नर्स जो है वो ज्यादा कंसर्न हो गई है। सो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो समझ में आया होगा, है ना, कि माई ओनली मोटिव टू practice this type of question is that so that you can get to know कि which type of questions will ask in the नॉर्सेट मेंस में, सो दैट आपको एक पता चले कि यस इस तरीके का आता है तो हमें कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा जीआईटी सिस्टम से था, कुछ हमने एनाटॉमी पढ़ी, कुछ हमने ब्लड सप्लाई भी देखा उसमें, एंड कुछ हमने लाइक अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।